अपने आप तो बस कैलेंडर बदलता है, अपने आप तो बस कैलेंडर बदलता है। किस्मत को हमें खुद बदलना पड़ता है, किस्मत को हमें खुद बदलना पड़ता है। और अपने आप तो बस कैलेंडर ही बदलता है दोस्त, किस्मत तो खुद बदलनी पड़ती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। इन दिस लेक्चर, इस वीडियो में हम बस डिस्कस करेंगे दो चीज़ों के बारे में। चलो एक और चीज़ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो दो चीज़ क्या है? पिछले लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि ठोस अवस्था क्या होता है, ठोस अवस्था क्या होता है, द्रव अवस्था क्या होता है, और देखा था हमने गैस अवस्था क्या होती है, ठीक है। और हमने देखा है डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब तो विसरण, ठीक है। इस सब के बारे में चर्चा की थी। और पदार्थ की जो अवस्था होती है वो 5 अवस्था होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। ठोस, द्रव, गैस, एक प्लाज्मा होता है, एक होता है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डिटेल में चर्चा करेंगे प्लाज्मा क्या होता है। सबसे पहले डिटेल में चर्चा करेंगे प्लाज्मा क्या होता है, उसके बाद बीईसी क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि टेम्परेचर अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसे केल्विन में कैसे बदले, और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसे फ़ारेनहाइट में कैसे बदले। थोड़ा बहुत इस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो आज का मेन मुद्दा है, जो आज का मेन बहस का जो मुद्दा है वो है प्लाज्मा और बीईसी। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, सबसे पहली बात, ठीक है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। कैसे बनता है, कैसे बनता है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ओके, डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले हेडिंग डाल देते प्लाज्मा। हेडिंग आप चीज़ों को नोट्स करते जाओ, चीज़ों को नोट्स में नोट कर लो, उसके बाद दिमाग में भी फिट हो जाएगा, ओके। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा, ओके, प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे प्लाज्मा क्या होता क्या है, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? देखो, आपसे कुछ प्रश्न करने वाला हो, आप खुद बताना, ठीक है। देखो, अगर अच्छा एक बात बताओ, कोई चीज़ ठोस है, कोई चीज़ ठोस है, क्या है? सॉलिड, क्या है? सॉलिड, ओके, सॉलिड। अगर आप उसे गर्म करोगे, क्या करोगे? गर्म, ओके। आप उसे गर्म करोगे, हीट दोगे, हीट दोगे, ऊर्जा दोगे, तो क्या होगी? वो चीज़ बनेगी द्रव, वो चीज़ क्या बनेगी? लिक्विड बनेगी। क्या बनेगी? लिक्विड। नॉर्मली यही होता है ना, अगर बर्फ़ को गर्म करो तो पानी बनेगा, जो कि द्रव है, वही है, ठीक है। अगर आप इस लिक्विड को भी गर्म करोगे, अगर आप इस लिक्विड को भी गर्म करोगे, क्या करोगे? गर्म करोगे, तो बताओ कि फिर क्या बनेगा? फिर बनेगा गैस। क्या बनेगा? गैस, ओके। आपने सॉलिड को गर्म किया, हीट दिया, क्या दिया? हीट। उसके बाद लिक्विड बना। आपने लिक्विड को हीट दिया और गर्म किया और ताप दिया, तो क्या बना? गैस बना। अगर आपसे पूछूं, ये तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। अगर आपसे पूछूं कि अगर उस गैस को भी और गर्म करूं, अगर उस गैस को भी और ताप दूं, अगर उस गैस को और ऊर्जा दूं, तो क्या होगा? देखो, ऊर्जा ताप बोले तो अगर इसको 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 और गर्म करो, अत्यधिक गर्म, अत्यधिक गर्म, अत्यधिक गर्म करो, अत्यधिक गर्म करो, तो क्या बनेगा? ये बनेगा प्लाज्मा, ये बनेगा प्लाज्मा, ये बनेगा प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। क्या क्या होती है? फोर्थ स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? प्लाज्मा होता है। बारीकी से सीखते हैं कि कैसे बनता है, क्या बनता है। एक मोटा मोटा जान लो कि अगर किसी सॉलिड को आप गर्म करो तो लिक्विड बनेगा, उस लिक्विड को गर्म करो तो क्या बनेगा? गैस बनेगा। उस गैस को अत्यधिक गर्म बोले तो जितना टेम्परेचर सूर्य का है, जितना टेम्परेचर, जितना तापमान सूर्य का है, सूर्य सन से जो रोशनी आती है वही, ठीक है। जितना तापमान उसका है, उतना तापमान गैस को दो, उतना तापमान गैस को दो, तो ये गैस क्या बन जाएगा? ये गैस बन जाएगा प्लाज्मा, ये गैस बन जाएगा प्लाज्मा, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, आप पहले इसको नोट करो, ओके। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो देखो, अगर मैं पूछूं कि हमारा शरीर किससे मिलके बना है, हमारा शरीर जो अपना बॉडी है, बॉडी वो किससे मिलके बना है?
अपना शरीर किससे मिलके बना है? तो देखो, अपना शरीर मिलके बना है परमाणु से, एटम से। अरे सही है, परमाणु से मिलके बना है ये ना। तो अपना जो शरीर है वो परमाणु से मिलके बना है। अच्छा जी, अगर इस एटम को ठीक है, अगर इस परमाणु को अत्यधिक गर्म करोगे, अत्यधिक ऊर्जा दोगे, अत्यधिक टेम्परेचर, तापमान दोगे, कितना? सन जितना, ठीक है। इसे अत्यधिक गर्म करोगे, क्या करोगे? गर्म, क्या करोगे? गर्म, गर्म। जितना तापमान सन का है लगभग उतना ही तापमान दोगे, तो ये दो चीज़ों में टूट जाएगा। क्या होगा? टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा। ओके, क्या होगा? टूट जाएगा, दो चीज़ों में टूटेगा। पहला तो है इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन में टूट जाएगा, ठीक है। और टूटेगा आयन में, और टूटेगा आयन में, ठीक है। और टूट जाएगा आयन में। किस में टूटेगा? आयन में। तो प्लाज्मा क्या होता है? अगर किसी परमाणु को बहुत ज़्यादा गर्म करो, एकदम सन के टेम्परेचर जितना उसको हीट दो, तो वो चीज़ें, जो परमाणु था वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है, वो भी और छोटे भागों में टूट जाता है। और जब टूटेगा तो उस किस में टूटेगा? वो टूटेगा इलेक्ट्रॉन में और फ्री आयन में। किस में? तो फ्री आयन में। वो जो आयन और इलेक्ट्रॉन है, वो जो उसमें जो स्टेट होती है, वो स्टेट होती है प्लाज्मा। वो जो अवस्था होती है पदार्थ की, वो जो परमाणु की अवस्था होती है, ये दोनों जब मिल जाते हैं, ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ये चीज़ कहलाती है प्लाज्मा। क्या कहलाती है? प्लाज्मा। इसी को हम कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ओके, इसको कहते हैं प्लाज्मा। तो चीज़ बहुत आसान है कि जब किसी परमाणु को, या जब किसी गैस को, किसी पदार्थ को सूर्य के तापमान जितना सन का तापमान है, सन बोले तो सूरज, सोलर, ठीक है, जितना उसका तापमान है, अगर उसको उतना तापमान दिया जाए, उतना तापमान पर लेकर जाया जाए, तो जो उसके जो परमाणु वो ब्रेक हो जाते, टूट जाते हैं। किस में टूटते हैं? वो टूटते हैं परमाणु में, वो टूटते हैं इलेक्ट्रॉन में और आयन में। किस में टूटते हैं? इलेक्ट्रॉन एंड आयन में टूट जाते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन और आयन का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है प्लाज्मा। अब जो बोल रहा हूँ उसको नोट करना, ठीक है। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या होता है? प्लाज्मा मिश्रण होता है। प्लाज्मा मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। किसका? प्लाज्मा मिश्रण होता है। किसका? ये होता है इलेक्ट्रॉन का, प्लस ये होता है आयन का। इसका मिक्सचर होता है। और ये बहुत ही अत्यधिक ऊर्जा वाले होते हैं, क्योंकि आपने इतना उसको ऊर्जा दिया, इतना उसको तापमान दिया कि इसकी जो ऊर्जा होती है बहुत अधिक ऊर्जा होती है, ठीक है। और अब बोलो कि सर इसका कुछ एग्जाम्पल बताओ। तो देखो, एग्जाम्पल बहुत मस्त है। पहली बात नोट करना, जो सन है, सन इज द प्लाज्मा। सन क्या है? सन प्लाज्मा है। सन क्या है? सन एक प्लाज्मा है। सन का टेम्परेचर इतना हाई है ना, सन के जो टेम्परेचर है उतना हाई है कि जो उसमें हाइड्रोजन हीलियम जो गैस से मिलकर बना है सूरज, उसके एटम टूट जाते हैं। हाइड्रोजन हीलियम के परमाणु क्या होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। वो किस में टूट जाते हैं? इलेक्ट्रॉन में और आयन में वो ब्रेक हो जाते हैं। उनमें समझ लो कि उनमें एक खास, और उन गैसों में वो जो इलेक्ट्रॉन वो आयन में टूटता है ना, उसमें एक विशेष चमक पाई जाती है, इसलिए सूरज चमकता है। तारे पता है क्यों चमकते हैं? प्लाज्मा के कारण। अभी नोट लिखवा दूंगा, तारों का चमकना, उसका जो कारण है वो है प्लाज्मा। सभी तारों में, सभी जितना भी गैसी तारे, जितने भी तारे जो चमक रहे हैं वो प्लाज्मा के कारण ही चमकते हैं। तो सन, इसका जो इस सूर्य एग्जाम्पल होगा, सूर्य, सभी तारे जो चमकते हैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और है, अगर आप पृथ्वी के केंद्र में जाओगे ना, अंदर सेंटर में, तो वहाँ का जो तापमान है वो लगभग किसके बराबर है? वो लगभग
लगभग तो बोले तो एग्जैक्ट नहीं, फिर भी लगभग सूर्य के टेम्परेचर जितना ही तापमान है, और वहाँ के जो मटेरियल होते हैं वो उसको आप प्लाज्मा बोल सकते हो। तो पृथ्वी के संकेंद्री भाग में, पृथ्वी के संकेंद्री भाग में प्लाज्मा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा होते क्या है यार? प्लाज्मा दिखते कैसे? तो देखो, अगर आप ऐसे जब भी आपने उस आप अक्सर क्या होता है कि जब आपको खांसी उसी आती है, खांसी, तो आप खिखारते हो, तो उसमें से कुछ मटेरियल, गंदगी पदार्थ आते हैं ना, वो जो स्टेट है, वो जो पदार्थ है, देखो जैसे आप ऐसे खांसी आपको आती है तो उसमें से कुछ गंदगी बाहर आती है, गले में से कुछ गंदगी बाहर आती है, वो जो स्टेट है, वो स्टेट कहलाता है प्लाज्मा। वो जो स्टेट है वो स्टेट कहलाता है प्लाज्मा। वो उसको आप अगर थूकोगे, जमीन पे थूकोगे, तो ना वो बहेगा, ना वो सॉलिड है, ना वो द्रव है, ना वो सॉलिड है, ना वो ठोस है, ना वो द्रव है, ना वो लिक्विड है, ना वो सॉलिड है। वो जो स्टेट है वो कहलाती है प्लाज्मा। अगर आप सन में ऐसे गिरोगे तो आप पाओगे कि सन में ना तो एकदम पानी है और ना तो सॉलिड है। आप डायरेक्ट दलदल यानी दलदल देखो, कीचड़ में अगर आप कूदोगे तो आप धीरे धीरे धंसते जाओगे। वो जो कीचड़ की अवस्था है वो ना द्रव है ना सॉलिड है, वो जो स्थिति है उस स्थिति को कहते हैं प्लाज्मा। वैसा होता है प्लाज्मा, ठीक है। तो हाँ, और प्लाज्मा सभी तारों में, इसको नोट कर लेना है, जितने भी एग्जाम्पल इसको नोट करो, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में इसको ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया। एनसीईआरटी में एक छोटा सा पंपलेट बनाया गया, उसमें प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया गया है, ठीक है। तो अपने को अच्छे से जानना है, आप इसको पहले नोट करो। सभी तारों ग्रहों में ये चीज़ पाया जाता है यार, ठीक है। अब इसको बढ़िया से नोट करो और स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो पक्का, ठीक है। हाँ, अब इसको एकदम बढ़िया से नोट कर लो, ठीक है। तो आई होप आपने नोट कर दिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, कुछ नोट्स लिखा देता हूँ प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। हाँ, चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बस उसे सीखो, उसे अच्छे से सीखो, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो देखो, आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ, ठीक है, और इसको नोट में भी लिख लेना, नोट में, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि अभी जहाँ पढ़ रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि जहाँ आप पढ़ रहे हो आपके आसपास सबसे अधिक मात्रा में क्या है? आपके आसपास देखो, ऐसे तुम मेरे आसपास देखो, मेरे हाथ में मार्कर है, ठोस है, क्या है? ठोस है। ये व्हाइट बोर्ड है, ठोस है, क्या है? ठोस। ये छत ठोस, ये स्टूल ठोस, ये मोबाइल ठोस, ये बेंच ठोस, मतलब कि अधिकतर चीज़ें क्या है? ठोस है। लेकिन वो आपके आसपास का बात कर रहा हूँ, आपके आसपास जो पदार्थ है उसके हिसाब से आप बोलोगे कि सर हमारे आसपास है सॉलिड सबसे अधिक मात्रा में है, लेकिन अगर आपसे पूछूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? इस सबसे अधिक मात्रा में इस यूनिवर्स में सबसे अधिक मात्रा में क्या है? तो अब बताओ कि सॉलिड है कि गैस है कि द्रव है कि प्लाज्मा है? तो आप बोलोगे कि सर गैस होगा या तो सॉलिड होगा, तो गलत। सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा है। 99%, लगभग 99% पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में क्या है? प्लाज्मा है जी। जितने भी, पृथ्वी तो अपना एक है, पृथ्वी है ना, मान लो 8 ग्रह है, लेकिन कई करोड़, कई अरब जो तारे हैं, ऐसे तो तारों की संख्या 3000 बताई जाती है मैथ में, तो खैर मैथ की बात है, लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो कितने करोड़ तारे हैं। ये जो तारे हैं और जो चमकते हैं वो प्लाज्मा के कारण ही चमकते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि प्लाज्मा कितनी मात्रा में प्रेजेंट है इस पूरे ब्रह्मांड में थे, ठीक है। तो इसको नोट करो, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन था कि पूरे ब्रह्मांड में पदार्थ की कौन सी अवस्था
कौन सी अवस्था सबसे सबसे अधिक है? सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। तो दोस्त आंसर में है प्लाज्मा। आंसर में है प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा सबसे अधिक मात्रा में है। प्लाज्मा सबसे अधिक मात्रा में है। ठीक है, कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? लगभग है 99%। लगभग है 99% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ठीक है, लगभग 99% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। अब इसको नोट करो, अब इसको अच्छे से नोट करो। प्लाज्मा के बारे में बहुत डिटेल में एकदम चर्चा हो गई। अब अगला देखेंगे BEC क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसे नोट करो इसे। और लास्ट में एक चीज़ भी बता दूंगा जिससे आपको ये कंफ्यूज नहीं होगा कि प्लाज्मा क्या होता है और BEC क्या होता है। एकदम अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट करो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, इसको इरेज करता हूँ। अब देखेंगे कि BEC क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, BEC हेडिंग डाल लो। बी, पूरा नाम लिख लो। ठीक है, पूरा नाम लिख लो। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं BEC। क्या बोलते हैं? BEC। ठीक है, BEC। देखो, आपको भारत पे गर्व होना चाहिए। आपको अपने देश पे, भारत पे बहुत गर्व होना चाहिए। एक भारतीय वैज्ञानिक थे। कुछ लिखते चलता हूँ, बताते चलता हूँ। ठीक है, एक भारतीय साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक। भारतीय वैज्ञानिक। भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, वो थे सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस। ये जो बोस नाम रखा गया है, जो बोस नाम है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। वैज्ञानिक किसके? सत्येंद्रनाथ बोस इन्हीं के नाम पे रखा गया है। ओके, हाँ। कितने सन यहाँ पे लिख देता हूँ। सन 1950 में। सन 1950 में। ठीक है, सन 1950 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस थे। उन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था की कुछ गणनाएं की। उन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था, जी हाँ, पदार्थ की पहली अवस्था ठोस, दूसरी अवस्था हमें जो प्राप्त थी वो थी द्रव, और जो हमें तीसरी अवस्था मालूम थी वो थी गैस, और कुछ समय बाद जो हमें पदार्थ की चौथी अवस्था मिली वो थी प्लाज्मा, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सत्येंद्रनाथ बोस जी ने जो भारतीय वैज्ञानिक थे, एक गर्व की बात है कि उन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की। उन्होंने कुछ गणनाएं की। चूंकि पहले लिख देता हूँ। ठीक है, उन्होंने क्या किया? पांचवी अवस्था की, पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना किया। पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना किया। ठीक है, उस गणना किया और चूंकि भारत में उतने आधुनिक उपकरण नहीं थे, इसलिए उन्होंने सत्येंद्रनाथ बोस जी ने उन गणनाओं को अल्बर्ट आइंस्टीन के पास ट्रांसफ़र कर दिया। उन गणनाओं को अल्बर्ट आइंस्टीन के पास, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, उनके पास उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। क्योंकि भारत में उतने अत्याधुनिक जो उपकरण थे वो नहीं थे, मशीन जो भी होगी वो नहीं थे। ठीक है, उन्होंने किसको ट्रांसफ़र कर दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन को। तो इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफ़र, भेज दिया। ठीक है, क्या भेज दिया? पदार्थ की चौथी अवस्था की जो गणना थी उन्होंने भेज दिया। किसको भेज दिया?
अल्बर्ट आइंस्टीन को, अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने उन गणनाओं को देखा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने उन गणनाओं को देखा, उसके ऊपर विचार किया। क्या किया? विचार किया, और उन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी कर दी, और उन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी कर दी। तो जो मेन थे अपने बोस सर जी थे, ये मेन थे, या क्या मेन थे? इन्होंने 1950, लगभग 1950, डेट देखो क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने शायद 1950 में ही क्या किया कि पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना की। इस गणना को उन्होंने भेज दिया किसके पास? अल्बर्ट आइंस्टीन के पास, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने उन गणनाओं के आधार पर, उन गणनाओं के आधार पर पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी कर दी। क्या किया? आधार पर पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी की। क्या की? भविष्यवाणी की। पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी कर दी। किसके आधार पर? बोस के सत्येंद्रनाथ बोस जी के जो गणना थी उसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी कर दी। ठीक है, इन्होंने तो भविष्यवाणी की थी, अब मेन आया। अब तीन साइंटिस्ट थे अमेरिका के, कौन कौन थे? ये तो कुछ पहले हुआ था, लेकिन एक बात और, अल्बर्ट आइंस्टीन ने बस भविष्यवाणी की थी, पदार्थ की पांचवी अवस्था को बनाया नहीं था। उन्होंने उस गणना के आधार पर केवल भविष्यवाणी की थी। पहली बात, केवल भविष्यवाणी की थी, बनाया नहीं था। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, भविष्यवाणी की लेकिन बनाया नहीं था, बनाया नहीं था, भविष्यवाणी कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ? अच्छा ठीक है, अब हुआ ये कि अब दूसरी बात चलते हैं, इसको आप समझ लो। पहले एक बार और समझा देता हूँ कि बोस थे भारतीय वैज्ञानिक, बहुत ही पावरफुल साइंटिस्ट थे, बहुत ही गजब सोचते थे। ठीक है, तो उन्होंने कुछ गणनाएं की, पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना की। क्या गणना? और उस वक्त अपने भारत में उतने अत्याधुनिक एडवांस उपकरण नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने भेज दिया, इन गणनाओं को भेज दिया किसके पास? अल्बर्ट आइंस्टीन के पास भेज दिया। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने इन गणनाओं के आधार पर पदार्थ की पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी कर दी। क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी, लेकिन बनाया नहीं था। अब अमेरिका के तीन वैज्ञानिक, ठीक है, अमेरिका के तीन वैज्ञानिक कौन कौन थे? पहले कार्नेल, ठीक है, और दूसरे थे कैट्रेल। क्या थे? कैट्रेल, ठीक है, और तीसरे थे वेमेन। क्या थे? तीसरे थे वेमेन, ठीक है, वेमेन। इन तीनों लोगों ने मिलकर क्या किया? तीनों लोगों ने मिलकर सन 1955 ईस्वी में भैया बीईसी बना दिया। अरे बाप रे बाप, गजब बनाया उन्होंने 1955 में। ध्यान से सुनो, ध्यान से एकदम कान लगा के। क्या 1955 में उन्होंने कौन कैट्रेल, कार्नेल और वेमेन जी ने मिलकर 1995 में उन्होंने पदार्थ की पांचवी अवस्था बीईसी को बना दिया।
कैसे बनाया चर्चा करेंगे, कैसे बनाया चर्चा करेंगे, ठीक है। बना दिया। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि इन्होंने तो बना दिया और इनको इन तीनों लोगों को, इन तीनों भाई साहब को, इन तीनों लोगों को सन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेंशन, इन तीनों लोगों को सन 2001 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ दिया गया। क्या, नोबेल से सम्मानित किया गया। और ये जो नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इन्होंने ही रखा, इन्होंने ही इन दोनों लोगों के सम्मान में ये नाम को रखा। ये 3 लोग थे, ठीक है, ये 3 लोग थे। ओके, आप इसको नोट कर लो पहले यार। देखो चीज़ों को महसूस करो, एकदम सोच लो कि चीज़ है क्या, एकदम विजुअलाइज हो जाना चाहिए, दिमाग में छप जाना चाहिए कि वो चीज़ होता क्या है। तब जाके आप बोर्ड में फोड़ दोगे। बोर्ड तो छोड़ो, आप कंपटीशन को ही फोड़ दोगे। अभी तो शुरुआत है, गाड़ी बहुत आगे लेके जाना है, ठीक है। इसको नोट करो, ओके। हाँ, इसको नोट करो। अब देखेंगे कि बना कैसे, पहले इसको नोट करो। आप नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। जल्दी नोट करो इसे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर ले, पहले जाके उसको नोट करें, बाद में फिर ये वीडियो देख ले, ओके। आगे इसको एंड करें, तो इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। ये तो था कि प्लाज्मा क्या होता है, ये था कि BEC क्या होता है। अब देखेंगे BEC बना कैसे। अब देखेंगे BEC बना कैसे, ठीक है। तो सिंपल, फंडा बहुत सिंपल है, ठीक है। हालांकि कुछ चीज़ें भी नोट करवाऊंगा कि BEC, क्वेश्चन ये नोट भी करना है, इसको नोट भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये कि BEC बना कैसे, BEC कैसे बना BEC, ठीक है। तो इन तीनों लोगों ने क्या किया, इन तीनों लोगों ने, अब देखो, अच्छा आपसे एक बात पूछता हूँ कि आपको आपके पास ठोस है, आपके पास द्रव है, क्या है, द्रव है, और आपके पास गैस है। अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा घनत्व कौन सा है, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होगा, ठोस का होगा कि द्रव का होगा कि गैस का होगा। अगर आप समझदार रहेंगे तो आप बोलेंगे कि सर गैस का सबसे अधिक घनत्व होता है, जो गैस की डेंसिटी वो बहुत ही कम होती है। आप एक ठोस को हाथ से नहीं काट सकते, हाथ से नहीं काट सकते, लेकिन आप द्रव को हाथ से काट सकते हो। पानी को ऐसे देखो काट देते हो कि नहीं, हाथ डाल के, तो पानी का घनत्व तो कम होता है। लेकिन हवा को तो एकदम आसानी से देखो, ऐसे देखो, हवा को एकदम आसानी से काट दे रहे हो ना, तो हवा का घनत्व तो बहुत कम होता है। तो हवा का नॉर्मली अभी जितना घनत्व है, देखो बहुत कम घनत्व, इसलिए आप इसे क्या करो, काट पा रहे हो, आप इसे देख भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो हाँ, तो गैस का घनत्व बहुत ही कम होता है। और एक साधारण गैस, मतलब कि जो नॉर्मल वायु है, उसकी जितनी डेंसिटी घनत्व है, उसका 1,00,000 गुना कम करोगे। हाँ, कितना, 1,00,000 गुना। अगर आपके बोलूँ कि अगर हवा का घनत्व इतना है, अगर इस समय हवा का जो घनत्व वायु का इतना है, अगर आप इसे 1,00,000 भागों में बांटो, बांटते जाओ, तो जो एक भाग प्राप्त होगा, उतना घनत्व कम जितना घनत्व हवा की घनत्व लेकर, ठीक है, उसे ठंडा करो कितना, 0 केल्विन पर। क्या, हाँ, उसे ठंडा करो 0 केल्विन पर, जिसे बोलते परम ताप, आप उस पर ठंडा करो, जो कि संभव नहीं है, लेकिन छोड़ो, इमेजिनेशन है तो कर लो कि उसे 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करो। फिर जो प्राप्त होगा, आपको जो प्राप्त होगा वो होगा BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो पहले लिख देता हूँ कि सामान्य वायु के घनत्व
वायु के घनत्व का, वायु के घनत्व का, घनत्व का 1,00,000वें, 1,00,000वें, लगभग, लगभग लिख देता हूँ, ठीक है, लगभग, लगभग 1,00,000वें, 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 1,00,000वें भाग जितना, 1,00,000वें भाग जितना कम घनत्व लेकर, 1,00,000वें भाग जितना, भाग जितना, जितना कम, कम, कम घनत्व लेकर, घनत्व, ठीक है, घनत्व लेकर, घनत्व लेकर, ठीक है, उसको 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 0 केल्विन, 0 केल्विन अर्थात 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 -273, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ताप ताप पर ताप पर ठंडा करने पर, ताप पर ठंडा करने पर, ठंडा करने करने पर जो हमें प्राप्त होगा, जो हमें प्राप्त होगा, जो हमें प्राप्त होगा 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 वो क्या होगा, वो हमें प्राप्त होगा BEC हमें प्राप्त होगा। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ कि देखो अभी जितना हवा है, देखो जितना हवा है उसका घनत्व तो बहुत ही कम है। इसका 1,00,000, अगर इस घनत्व का, अगर इस घनत्व का 1,00,000 जितना भाग करोगे और वो जो एक भाग प्राप्त होगा, अब समझ लो कि अगर इसका अभी बोलूँ तो एक ऐसे मान लेता हूँ कि समझ लो कि इसका जो सामान्य वायुमंडल है जितना, जिसका जो घनत्व है वो समझ लो 1,00,000 है, 1,00,000 है। अगर 1,00,000 को 1,00,000 भाग से बांटोगे, गुणा भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अभी तो 1,00,000 है, लेकिन इसको कम करोगे किस पे, 1 पे लेके जाना है। हाँ 1 पे, सोचो इतना कम, वो जो घनत्व प्राप्त होगा, घनत्व जितना वायु जो प्राप्त होगा उसको 0 डिग्री केल्विन पर, उसको 0 केल्विन पर या 0 डिग्री कितना -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर, जो कि असंभव है। ये चीज़ें आप समझ रहे हो, ये चीज़ें आज तक हम -273 केल्विन पर कभी गए नहीं है, इंसान जा ही नहीं पाएगा। सोचो यार 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमने लगता है, अगर -2 -5 पहुँच जाए तो इतनी ठंड हो जाती है कि एकदम समझ लो कि नामुमकिन है, ये तो नामुमकिन है। और इसे क्या बोलते हैं, और -273 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं परम ताप। क्या बोलते हैं, परम ताप। क्या बोलते हैं, परम ताप, इसको बोलते हैं परम ताप। ये चीज़ नोट करो, ये चीज़ें नोट करो कि अगर कोई बोले परम ताप क्या होता है तो भैया -273 डिग्री सेल्सियस को परम ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परम ताप बोलते हैं जी, परम ताप बोलते हैं। नोट करो, चीज़ को नोट करो। हाँ तो ऐसे बनता है, तो पहले इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो। ओके, हाँ नोट करो, हो गया। तो परम ताप -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को बोलते हैं परम ताप। ओके, हाँ तो अब अगला हम देखेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक चीज़ और देख लेते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। फिर भी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसको अपलोड करने में दिक्कत होती है, क्योंकि देखो अपने पास ना तो वाईफाई है, अपने पास ना तो वाईफाई है और ना ही कुछ कोई चीज़ नहीं है, तो उसको अपलोड करने में दिक्कत होती है। फिर भी आपके लिए कुछ भी, आपके लिए कुछ भी, पढ़ाई के लिए कुछ भी। ओके, हाँ पढ़ाई के लिए भाई कुछ भी करेगा, भाई पढ़ाई के लिए कुछ भी करेगा, टेंशन नहीं लेने का, जुगाड़ कर लेंगे। साइंस वाले हैं, साइंस वाले कुछ भी कर सकते हैं, साइंस वाले तो कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। फ्री में खाना खा लो कहीं होटल में जाके, इतना दिमाग तो होना चाहिए। साइंस वाले बोले तो कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है ना बाबा, ठीक है। तो हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं कि तापमान को कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है, तापमान को कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है। तो हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अगर मैं बोलूँ कि आप 27 डिग्री सेल्सियस को
अब 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताओ कितना हो गया। अच्छा, कंजर्वेशन कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करना क्यों सीख रहे हैं भैया? 27 डिग्री सही नहीं है? तो देखो, अपने भारत में चलता है 27 डिग्री सेल्सियस। अपने भारत में क्या चलता है? डिग्री सेल्सियस। कि आज तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, आज तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, आज तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन फॉरेन कंट्री में, अब बाहर कंट्री में जाओगे, तो आपको फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा, केल्विन देखने को मिलेगा, ठीक है। और मेन मकसद ये कि जितनी भी केमिस्ट्री में, साइंस में, जो जहाँ तक मुझे पता है, साइंस में अधिकतर यूज में आता है केल्विन। क्या आता है? केल्विन। कभी भी तापमान दिया रहेगा, उसको केल्विन में जरूर बदलना पड़ेगा पहले, और केल्विन में बदल कर ही फिर आपको सवाल लगाना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन देख लेते हैं, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस टू केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो 27, देखो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख लो आप, नोट्स में लिख लो फॉर्मूला। पहला, अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया हो, अगर इससे आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो वो होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये पहला फॉर्मूला। अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया है तो मान रखो यहाँ से सी का मान निकल जाएगा, इसको गुणा भाग जो भी करना है, घटाना है घटा देना, ठीक है। और दूसरा होता है केल्विन बराबर होता है सी डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 होता है, 273.15 होता है, ठीक है। लेकिन इसे क्या लिख देते हैं? केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? 273, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन करूं कि मुझे बताओ कि 27 डिग्री सेल्सियस को किस में बदलना है? केल्विन में। क्या होगा? केल्विन में क्या होगा? ठीक है, केल्विन में क्या होगा? तो देखो, केल्विन में बदलना है, ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर, ठीक है, आंसर लिख लेते हैं, केल्विन में बदलना है, ठीक है। ओके जी, बदल देंगे किसको? डिग्री सेल्सियस को। तो इसका मान दिया है, कितना दिया है? इसका मान दिया है 27, कितना दिया है? 27। तो के बराबर 27 प्लस 273, ये कितना आ गया? केल्विन आ गया 300, कितना आ गया? 300 केल्विन, कितना आ गया? 300 केल्विन। तो बहुत आसान है। ऐसे ही अगर आपको केल्विन का मान दे दिया हो, अरे केल्विन किसका? डिग्री सेल्सियस का, बोले फ़ारेनहाइट में बदलना है तो डिग्री को रखो, फ़ारेनहाइट में बदल दो, इतना तो दिमाग होना चाहिए। इसको नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो, ठीक है, हाँ नोट कर लो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में देखेंगे कि अवस्था को कैसे बदलें। अगर सॉलिड है, अगर वो सॉलिड को अगर द्रव में जाएगा, लिक्विड में, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर जो द्रव है वो गैस में अगर कन्वर्ट होगा तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाए, जैसे ऊर्ध्वपातन, उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये सब बारे में चर्चा होगी, और देखेंगे कि पदार्थ की अवस्था पे ताप और दाब का परिवर्तन, ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, पदार्थ की अवस्था पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।